महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है। मैं अखिलेश आनंद हैदराबाद से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यहां तेलंगाना की राजनीति पर बातचीत करेंगे, वो तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई, वो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। हेमा मालिनी को लेकर कहा जा रहा है कि जो बयान उन्होंने दिया बेहद आपत्तिजनक। हालांकि इस पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सफाई भी आई है, लेकिन कैसे इस मसले पर सियासी बवाल मचा हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहले एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो के लिए बनाते होंगे। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला का यह कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं अपनी सफाई में, आपको सुनवा देते हैं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं के साथ हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। देखिए, चुनाव का वक्त है, जाहिर तौर पर बयानों के तीर भी खूब चलेंगे और बयानों को लेकर छिद्रान्वेषण भी होगा, चर्चा भी होगी, उसके अलग अलग मायने मतलब निकाले जाएंगे। बहरहाल, चूंकि मैं तेलंगाना में इस वक्त हूं, साउथ इंडिया की यात्रा पर हम लोग हैं महाभारत एक्सप्रेस के जरिए, तो अब यहां की राजनीति पर हम बात कर लेते हैं। और आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, इस सेगमेंट में बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ब्रेक के पहले हनुमंत राव जी कह रहे थे कि कांग्रेस की यहां पर हवा है इस बार। इस हवा में फिर बीजेपी कहां है? कांग्रेस की हवा बिल्कुल नहीं है, हवा उतर गई है। ये जो 6 गारंटी ये 100 दिन में दे नहीं सके, जनता उनसे भी नाराज़ है। नौकरियों के विषय में हो या किसानों के विषय में हो या किसी भी तरह के विषय में हो, बिजली के विषय में हो, आज कांग्रेस सरकार हैदराबाद या तेलंगाना में यहाँ पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। और बीआरएस जो है वो उसके लिए उनको उम्मीदवार खुद नहीं मिल रहे हैं। उनके उम्मीदवार घोषित करने के बाद वो कांग्रेस में जा रहे हैं या दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। हमारे बीआरएस के कैंडिडेट का ऐलान हो जा रहा है, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? कांग्रेस को बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट्स ही नहीं है। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ से लोग, आप किसी को कैंडिडेट बना दें, उसके बाद दूसरी पार्टी में वो चला जाए, ये तो अद्भुत स्थिति है। उसका वो पर्सनल स्टेटस में वो बताना चाहिए, मगर हमको कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। वही बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास कैंडिडेट है, हमारे पास से क्यों लें? ये एक ही नहीं है, मतलब बीजेपी का देखिए और कांग्रेस का देखिए, पूरे जो उम्मीदवार अभी खड़े किए हैं वो मेजॉरिटी बीआरएस पार्टी से है। इसका मतलब आप लोगों के पास लोग नहीं है। और एक बात, आज आपका हवा है या बीजेपी, हवा की बात नहीं है। 2 महीने के बाद किसका हवा कितना है, चुनाव के बाद सब लोग समझेंगे। मगर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, तेलंगाना के विकास और हमारे लोगों के कल्याण के लिए किसको ज़्यादा अपेक्षा रहेगा, कौन से पार्टी को अपेक्षा रहेगा, कौन सी दल का? आज बीआरएस पार्टी ने पिछले 16th और 17th लोकसभा में हमारे एमपीज के जो परफॉर्मेंस देखिए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल में बीजेपी के जितने भी एमपी है, मेरे ख्याल से 16th में 1 एमपी है, पिछले में 4 एमपी है, मुंह छुपा के बैठे हैं। और अभी फिर एक बार सरकार आएंगे तो उन लोग चुप बैठे। सवाल यह भी है, चूंकि मैं छोटे में जो हमारे तेलंगाना के लिए जो लड़ने वाले जो उम्मीदवार होंगे या सांसद होंगे वो बीआरएस पार्टी के होंगे। ये 2 पार्टी से। क्योंकि मैं हैदराबाद में हूं सर, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि हैदराबाद को असदुद्दीन ओवैसी जी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, कितना असर देखते हैं उनका? वो पुराना शहर तक उनका सीमित है, उससे ज्यादा, उससे बढ़कर उनका असर बहुत कम है। शायद 1-2 शहरों में उनका कुछ बात लोग मानते होंगे, लेकिन उसके अलावा उसका असर ज्यादा नहीं है। तो वो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये बता दीजिएगा। डायरेक्ट नहीं भी जीत पाए बाकी जगहों पर तो यहाँ पुराना शहर में उन्हें जीतेंगे एमआईएम की तरफ से, किसी और को वो मदद देना उतना आसानी नहीं है, क्योंकि बाकी सीटों में मुसलमान अपनी फैसला वो आप खुद करेंगे।
उसको ही दूसरा पार्टी बोलने पर वो सुनेंगे नहीं। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों का असली नेता मैं ही हूं, उनकी रहनुमाई करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी वजह से सब कुछ, मैं बिल्कुल सही हूं। कांग्रेस वाले हों, बीजेपी वाले हों, इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मुस्लिमों को। यहाँ ऐसा नहीं है, स्थिति ऐसा नहीं है। जैसा मैं बोला, एक दो शहरों में उनका कुछ असर है, लेकिन उससे ज़्यादा उससे मानना भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। और जहाँ तक उनका असर है वो जीतेंगे, अपने कैंडिडेट खुद उन्हें उम्मीदवार बनेंगे ओवैसी साहब, और वो जीतेंगे उसमें। लेकिन आप लोग सर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम क्यों कह देते हैं? छोटे में सर बोलिए फिर। तो यहाँ एक और बात कहना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक दक्षिण भारत खासकर तेलंगाना है, यहाँ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए हमें जो मिलना चाहिए वो बीजेपी ने अमल नहीं किया, वो गुस्सा है यहाँ पे, तो उससे नाराजगी है लोगों में, ये आपको लगता है? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बार बार कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं ओवैसी साहब पर कि वो बीजेपी की बी टीम है, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? देखिए, सभी मुसलमान फिरका फरस नहीं है, मुसलमानों में भी सेकुलर है। उन्होंने एक ही समझता है ओल्ड सिटी वाले ही मुसलमान है, कोई दूसरे। तो बहुत से लोग आज सेकुलरिज्म को आए, हिंदू मुसलमानों के एहतियात है, तो उनका एक ही है, उन्होंने जहाँ जाते मुसलमानों का वोट तोड़ के बीजेपी को फायदा करते। अब तक जो हुआ वही काम कर रहे। अच्छा, दूसरी बात, अभी बोले कांग्रेस की हवा क्यों बोल रहे हो? तो 10 साल उन्होंने भी करे, बीजेपी करी, 10 साल बीआरएस भी करी। अब लोग तंग आ गए, अब की बार तीसरी मरता बोल के वो बोल रहे कि 400 सीट। लेकिन हनुमंत राव साहब, एक बात ये भी आप देखिए कि आपके अपने लोग ही छोड़ के जा रहे हैं। गौरव वल्लभ जी को आप जानते हैं, आप तो राजनेता, राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी में चले गए और उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी बातें मुझे रास नहीं आ रही थी, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। बीजेपी वाले भी हमारे पास आ रहे हैं ना सब। देखो, ये लोग पहले के जमाना नहीं है, 40 साल पहले एक पार्टी रही तो एक, अब तो कपड़े बदले, इसके सरकार बदल रहे। अब इसको क्या करते? किसी को विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, जहां फायदा हो चले जाओ। करने को आते थे सोशल जस्टिस, अब तो कमाने को आ रहे कोई भी लीडर। अब मैं जिंदगी भर कांग्रेस में रहूंगा, कि मरे दम तक नहीं जाऊंगा। पर लोगों का बदलाव बदल गया, क्यों इन लोग शुरू करे? 19 लोग जीते तो 12 लोगों को लेके गए, अब वही काम कर रहे, उनको भी वह इत्मीनान नहीं है। अब इतनी ज्यादा हवा है कांग्रेस की, आप सुन रहे हैं हनुमंत राव साहब को, क्या कर पाएंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से वोट मांग रही है, रेवंत रेड्डी जी क्या बोल रहे हैं कि केंद्र में जाके मोदी जी से लड़ेंगे। मतलब आप ही बोल रहे हो कि राहुल जी नहीं बन रहे प्रधानमंत्री, कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है, ये रेवंत रेड्डी जी बोल रहे। तो हम बोल रहे हैं, क्यों बड़े भाई पे इतना प्यार? जब हम लोग लड़ रहे थे, आपने तो झूठ प्रचार करके, आज बहुत सारे वायदे देके आप सरकार में आ गए। आने के बाद आज क्या कर रहे हैं? पीड़ित रहने दीजिए, वंचित या मुसलमान, सबके लिए। आप लोग भी तो घिरे हुए हैं सर, शराब घोटाले वाला जो मामला है उसकी आंच आप लोगों तक भी पहुंची गई है, उसका नुकसान नहीं होगा? कल संजय सिंह का तो फैसला आ गया था ना, जब बेल आया, जमानत मिली है, रिहा थोड़ी हो गए, क्विटल थोड़ी है। जमानत में कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ईडी, आप एक भी एविडेंस बाहर नहीं ला रहे हो। संजय राउत के जी के उसमें भी वही हुआ था। बिल्कुल, हम भी उससे बाहर निकलेंगे, पर मोदी जी यहाँ पे आके उसी को एजेंडा करते आके, अरे जरा 10 साल में आपने क्या किया? भाजपा जब केंद्र में है, यहाँ आके वो बोलिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये सारे ईडी। पर जवाब लेता हूं बीजेपी से, इस पर मैं जवाब लूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।